तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चंस का एक पार्ट कर लिया है पहले, 100 क्वेश्चंस का, ठीक है, जिसमें 100 MCQ करवाए गए हैं। इस प्रकार से वो MCQ है जिस प्रकार से आपका लैब असिस्टेंट का सिलेबस है, उस लैब असिस्टेंट के सिलेबस को कवर किया गया उसमें। और आज हम उसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे 50 MCQ। कितने MCQ करेंगे? 50 MCQ करेंगे। कितने MCQ करेंगे? 50 MCQ करेंगे। समझते हुए चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। केवल जो आंसर होगा वो लगाएंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को शेयर करें तथा देखते हुए इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने स्क्रीन पर, आप उन्हें पढ़ते जाइएगा, ठीक है। मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको वीडियो पॉज करना है, या फिर मैं हो सकता है मैं आप लोगों को 5 मिनट या 5 सेकंड का समय दे दूं और आप उसमें आंसर बता दें। तो कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अगर किसी आंसर में आपको डाउट हो तो वो आंसर आप कमेंट में मेंशन करिएगा, साथ में उसका राइट आंसर भी मेंशन करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो चलिए आगे आपके सामने पहला क्वेश्चन और पढ़ते हैं इसे, कि प्रजातियों के निवास स्थिति तथा क्षेत्र का भूगोल कहलाता है। प्रजातियों का निवास है, ठीक है, उस निवास की स्थिति क्या है, यानी कि कौन से कटिबंध में है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है या सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, तथा उस क्षेत्र का भूगोल, उस क्षेत्र का भूगोल, इन तीनों का जो अध्ययन किया जाता है वो कौन से भूगोल में किया जाता है। तो वो अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान में। किसमें? पारिस्थितिकी विज्ञान में। तो मैं यहाँ लिखता चलूँगा आपके सामने, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी गई है। एक तो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, और एक है पृथ्वी की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति, एक तो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, एक है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो बिग बैंग सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे, बेल्जियम के थे, बेल्जियन थे, ठीक है। इन्होंने दिया था। इनके अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ब्लास्ट से हुई है, ठीक है, बैंग यानी कि ब्लास्ट से हुई है। तो उनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई इस बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 13.3 अरब वर्ष पूर्व, 13.3 अरब वर्ष पूर्व। और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4.6 अरब यानी कि 460 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी की जो आयु बताई गई है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार वो कितनी है? 460 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, 460 करोड़ वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है, शेयर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी है। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी है। भूकंपीय तरंग है PSL, ठीक है। तो इनमें से सर्वाधिक जो विनाशकारी है वो L प्रकार की, इसे लव वेव बोलते हैं। कौन सी वेव बोलते हैं? लव। ये प्राइमरी है, प्राइमरी, और ये है सेकेंडरी। तो इनमें सबसे ज़्यादा घातक होती है वो होती है लव वेव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि क्रस्ट पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत बनाता है या माना गया है। क्रस्ट 3 परतें हैं पृथ्वी में, कौन कौन सी है? क्रस्ट है, इसके अलावा मेंटल है और इसके अलावा कोर है। इन तीनों का जो आयतन है वो अलग अलग है। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत है, मेंटल मध्य का भाग है और कोर सबसे आंतरिक भाग। तो इनमें जो मेंटल है उसका जो आयतन है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है? 84% है। तो कोर का जो आयतन है वो कितना परसेंट है? 15%। और बचा कितना? 1%। कितना बचा?
1%। तो क्रस्ट का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है? 1%। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस वर्ष अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था? ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी ये दी थी 1912 में। किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने। ये वास्तव में चाहते थे कि हमें क्या पता चले, कि हमें पता चले कि जलवायु जो क्षेत्र हैं वो शिफ्ट हुए हैं, कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन को पता लगाना। लेकिन इन्होंने क्या पता लगा लिया कि इन्होंने पता लगा लिया कि हाँ भाई, कॉन्टिनेंट्स देखो महाद्वीप थे वो विस्थापित हुए थे, जलवायु प्रदेश विस्थापित नहीं हुए। तो कब दिया था? 1912 में। ये जर्मन थे, जर्मन कहाँ के थे? जर्मन थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी है। यहाँ से एक नदी चलती है चाओ फ्राया, या फिर उसे चाओ फ्राया बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? चाओ फ्राया। बैंकॉक के मध्य से होकर के ये गुजरती है। तो राइट आंसर अपना क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बैंकॉक की, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वो कौन सी नदी के पास बसी हुई है? चाओ फ्राया। कौन सी नदी? चाओ फ्राया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करिए, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि निम्न में से किस महाद्वीप को सफ़ेद रेगिस्तान कहते हैं? ऐसा महाद्वीप, ऐसा कॉन्टिनेंट जो वाइट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, क्या ये महाद्वीप है? ना, ये महाद्वीप नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है? यस, महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट है अटलांटिक क्या महाद्वीप है? नहीं, ये महासागर है। नेक्स्ट क्या है? यूरोप भी क्या है? एक महाद्वीप है। तो आपके पास 2 महाद्वीप है, बाकी 2 ऑप्शन तो आप लोग निकाल दोगे। इनमें से जो रेगिस्तान है, कौन सा रेगिस्तान? वाइट रेगिस्तान या सफ़ेद रेगिस्तान किसे कहा गया है? तो अंटार्कटिका को क्या कहा गया है? सफ़ेद रेगिस्तान। तो 7वें का जो ऑप्शन राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। 7वें का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? हर क्षेत्र के मूल निवासी होते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है। तो इसमें दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। ऑप्शन नंबर ए है मोचुंग, ऑप्शन नंबर बी है पुइवा, ऑप्शन नंबर 3 है पीपू, और ऑप्शन नंबर 4 है डार्विन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो मूल निवासी है वो कहलाते हैं पीपू। क्या कहलाते हैं? पीपू, ये कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे बात समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दोस्तों जल्दी से जल्दी कर देंगे, टाइम ख़राब नहीं करना है अपने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अवसादी चट्टान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, उनमें से अवसादी चट्टान नहीं है पता लगाना है। नहीं है का चश्मा याद रखना, नहीं का चश्मा लगा करके जाना। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास चूना पत्थर, कोयला, बालू का पत्थर और सरपेंटाइन। कोयला भी क्या है? अवसादी चट्टान है। बालू का पत्थर भी क्या है? अवसादी चट्टान है। इसके अलावा और है बालू का पत्थर, चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है। लेकिन सरपेंटाइन क्या है? एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। कायांतरित कौन सी चट्टान है? सरपेंटाइन क्या है? एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके सामने आ रखा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं कि महादेश जनक बल की दिशा किस प्रकार की होती है। दो प्रकार की दिशाएं होती है, ठीक है, पटल विरूपणी में। कौन सी होती है? एक तो होती है क्षैतिज दिशा और एक होती है ऊर्ध्वाधर दिशा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा से बनते हैं महाद्वीप या इसे महादेश भी बोल सकते हैं, और क्षैतिज गति से जो बनते हैं वो बनते हैं पर्वत। क्या बनते हैं? पर्वत बनते हैं। तो दो प्रकार के जो थे, तो इसमें पूछा क्या गया है कि महादेश जनक बल की दिशा किस प्रकार की होती है। तो महादेश जनक बल की दिशा होती है ऊर्ध्वाधर। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10वें का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी अम्लीयता लावे की विशेषता नहीं है? यानी कि हाँ, यहाँ पर पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है जो अम्लीय लावे में पाई जाती है। दो प्रकार के लावे थे पारंपरिक रूप से, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा, ठीक है। तो इनमें से अपने को नहीं बताना है, अपने को क्या बताना है? नहीं बताना है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो अम्लीय लावे की नहीं है। और वो है, पहला देखो उच्च शांतता मतलब गाढ़ा, ठीक है। दूसरा है मंद प्रवाह, ठीक है, मंद प्रवाह। जो चीज़ गाढ़ी होगी उसका प्रवाह क्या होगा? मंद होगा। और यह अम्लीय क्यों होता है, गाढ़ा क्यों होता है, इसका मंद प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, सिलिका ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, वो 11वें का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 है मोनालोआ। मोनालोआ, ये मोनालोआ एक हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड, वहाँ का एक द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप, उसका नाम है मोनालोआ। और वो क्षारीय प्रकृति के लावे से निर्मित हुआ है, ठीक है, लावे से, ठीक है। देखो राइटिंग ऐसी मिलेगी क्योंकि अपने को क्या करना है, टाइम ख़राब किए बिना आगे चलना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 11वें का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में लहरदार मैग्मा जमाव किस प्रकार की आकृति को जन्म देता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान पढ़ी थी आप लोगों ने? पढ़ी थी। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की थी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति स्थान के आधार पर। एक तो थी इंट्रूसिव अंतर्जात, एक थी बहिर्जात एक्सट्रूसिव। तो जो अंतर्जात थी वो क्या होता है कि लावा जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर परतों में ही जम जाता है। तो परतों में जो जमता है वो कई आकृति में जमता है, जैसे डोम शेप में जमता है, उल्टा डोम शेप जमता है, लहरदार जमता है, ठीक है, दीवार की भांति जमता है, क्षैतिज रूप में जमता है, ठीक है। तो इनमें से अपने को क्या पूछा गया है कि जो लहरदार है, लहरदार मैग्मा जमाव किस प्रकार की आकृति को जन्म देता है। तो ऑप्शन अपने पास लेपोलिथ, मोनोलिथ, ऑप्शन लिखता हूँ मैं यहाँ लेपोलिथ, ठीक है, नेक्स्ट है मोनोलिथ, और एक है फैकोलिथ, और नेक्स्ट है लेकोलिथ, ये ऑप्शन आपके पास। तो इनमें से लहरदार कौन सा होता है? तो देखो मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, लेपो और लेको, ये दो पहले याद करने हैं आप लोगों को, लेपो और लेको। लेक जानते हो, लेक झील, उसके किनारे जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, उसके किनारे जाते हैं तो वर्षा होती है, तो वर्षा के अंदर क्या साथ में रखते हैं छतरी। क्या रखते हैं? छतरी। तो इससे जो आकृति बनती है लेकोलिथ की वो कैसी होती है? छतरीनुमा। अब इसका जो उल्टा होता है वो होता है लेपोलिथ, यानी कि ये भी आकृति बनती है लेकिन तश्तरीनुमा। लेकोलिथ जो होता है वो गुंबद के समान होता है, लेपोलिथ भी गुंबद होता है, लेकिन लेपोलिथ क्या होता है? उल्टा गुंबद होता है। क्या होता है? उल्टा गुंबद। ये छतरी की तरह दिखाई देता है और ये तश्तरी की तरह दिखाई देता है। मोनोलिथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वैसे होती है, न्यूज़ में बना हुआ था थोड़े दिनों पहले कि एक खंबा सा प्राप्त हुआ था, उसे मोनोलिथ कहा गया था। नेक्स्ट है फैकोलिथ। कोई भी चीज़ अपन फेंकते हैं तो वो क्या हो जाती है? लहराते हुए जाती है। तो जब लहरदार जो आकृति बनती है मैग्मा की पृथ्वी के अंदर उसे बोलते हैं फैकोलिथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी नहीं, फैकोलिथ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन सा समूह है अपर्दन स्थल रूप को बताता है। 4 ऑप्शन आपके पास, इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शनों का समूह ढूंढना है जो केवल अपर्दन का बताता हो, ठीक है। उनमें से निक्षेपण का नहीं बताना है, केवल अपर्दन का हो। अपर्दन निक्षेप भी साथ में ना हो, निक्षेप अपर्दन भी साथ में ना हो, केवल निक्षेप भी ना हो, केवल अपर्दन बताना है अपने को। तो गोर्ज क्या होता है, अपर्दन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमोड, हिमोड तो आप लोगों को निक्षेपित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो कट गया ही यहीं पर। नेक्स्ट है बी, अरेत। अरेत क्या होता है, गोर्ज नदी से बनता है, अरेत बनता है हिम नदी क्रिया से, ठीक है। ये भी अपर्दन हो गया। नेक्स्ट है गोर्ज और वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये तीनों है और ये तीनों ही क्या है, अपर्दन स्थल रूप है। तो ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, हिमोड एक निक्षेपित पदार्थ आकृति है। और नेक्स्ट है डी में जो लास्ट वाला है ड्रमलिन, वो भी एक निक्षेपित स्थलाकृति है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऑक्सीजन गैस की खोज, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की खोज की थी विल्हेम शीले ने। किसने की थी, विल्हेम शीले, इसने की थी। वर्ष 1772 में इन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन की खोज की थी, विल्हेम शीले। तो ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दिया, ताकि जो आगे आने वाली जो अपडेट हैं वो मैं आप लोगों को बता सकूं, ठीक है, आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस परत को कैनली हेविसाइड के रूप में जाना जाता है। कौन सी परत, कैनली हेविसाइड, कैनली हेविसाइड। देखो वर्तमान में जो परतें हैं, 5 परतें आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल और बहिर्मंडल। जिनमें से ताप मंडल जो होता है, ताप मंडल, इस ताप मंडल में एक परत पाई जाती है अयन मंडल। कौन सी मंडल, अयन मंडल, अयन मंडल। और इस अयन मंडल में भी 3-4 परतें पाई जाती है, एफ, जी, ई, इसके अलावा डी। तो इनमें से जो ई परत होती है, इस ई परत का नाम क्या है, कैनली हेविसाइड परत। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ई परत को ही क्या बोलते हैं, कैनली हेविसाइड परत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके सामने है, निम्न में से कौन सी तापीय प्रतिलोमता के लिए अनुकूलन नहीं है। नहीं का चश्मा फिर से आ गया। प्रतिलोमता, तापीय प्रतिलोमता, तापीय प्रतिलोमता होती क्या है कि जैसे जैसे पृथ्वी की अपन धरातल से वायुमंडल में जाएंगे तो क्या होगा, तापमान धीरे धीरे कम होगा। नॉर्मल लेफ्ट रेट के थ्रू कि 1000 मीटर पर या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि धरातल पर जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में तो तापमान क्या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या हो गई, हमेशा तो कम होता था लेकिन अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो तापीय प्रतिलोमता भी मतलब उल्टा हो गया सिस्टम। तो ये तापीय प्रतिलोमता होती है, ये क्यों होती है, इसके लिए आदर्श दशाएं कौन कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके सामने, लंबी सर्द रात्रि, ठीक है भाई, लंबी सर्द रात्रि होनी ज़रूरी है। लंबी सर्द रात्रि नहीं होगी तो नीचे का धरातल तो ठंडा होगा। जब लंबी सर्द रात्रि होगी तो धरातल ठंडा हो जाएगा। क्यों, धरातल पे जो वायुमंडल है वो कण है क्या है, पास में है। तो चालन की प्रक्रिया से जो ताप या ऊष्मा है वो जल्दी जल्दी मुक्त हो जाएगी। लेकिन वो ऊष्मा क्या होगी, वायुमंडल में ऊपर जा करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। नीचे का क्षेत्र तो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, और ऊपर का क्षेत्र क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो पहला जो कंडीशन था कि सर्द रात्रि, वो तो फुलफिल हो गया। नेक्स्ट है तेज हवा। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, तेज हवाएं नहीं, यहाँ पर मंद हवाएं होगी। मंद हवाएं बिल्कुल धीमी गति से चलनी चाहिए। ऐसे चलनी चाहिए कि जैसे फील ही ना हो कि हवा चल रही है।
तभी जाकर ये तापीय प्रतिलोमता संभव होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। तो चलिए तीसरा जो सी ऑप्शन है वो स्वच्छ आकाश भी होना चाहिए और शुष्क वायु भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आदर्श कंडीशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानचित्र के समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या है। मानचित्र है एक, कोई भी मानचित्र है, इनमें समान तापमान है, यहाँ भी 15 डिग्री है, यहाँ भी 15 डिग्री है, यहाँ भी 15 डिग्री है और यहाँ भी 15 डिग्री है। इन मानचित्र पर इन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा को कहेंगे समताप रेखा। कौन सी रेखा? समताप रेखा। समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी सनातनी पवनों में से नहीं है। सनातनी पवनी कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। व्यापारिक, ठीक है, इसके अलावा पछुआ, इसके अलावा ध्रुवीय पवन। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शन में और कोई चौथा ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ जी। कौन सा दिख रहा है? मानसूनी पवन। तो ये मानसूनी पवन क्या है? एक ऋत्विक परिवर्तन की एक पवन है। ये सनातनी पवन नहीं है। सनातनी पवन होती है जो हमेशा एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, हमेशा एक ही दिशा में चलती है, जो आदिकाल से चलती हुई आ रही है, उन्हें बोलते हैं सनातनी पवनें। तो जो मानसूनी जो पवनें हैं वो सनातनी पवनों की गिनती में नहीं आती। तो 18वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्न में से कौन सी गर्म व शुष्क पवन है। शुष्क गर्म व शुष्क पवन है या नहीं है? है। यहाँ नहीं है आना चाहिए था, नहीं है। मैं सही करता हूँ इसे, ठीक है। आपके सामने जब आएगा ये क्वेश्चन तो सही होकर के आएगा कि गर्म व शुष्क पवन, शुष्क स्थानीय पवन नहीं है, ठीक है। तो इनमें 4 ऑप्शन है। चिली, ये भी एक स्थानीय गर्म पवन है। नेक्स्ट है लू, जो अपने भारत में वर्तमान में चल रही है। बुरान, ये जो बुरान है वो साइबेरिया में चलती है। कहाँ पर चलती है? साइबेरिया में चलती है। और ये गर्म नहीं है और शुष्क नहीं है। कौन सी है? ठंडी प्रकार की है। तो बुरान कौन सी है? ठंडी प्रकार की है। इसके अलावा कराकुरान ये भी गर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना 19वें का सही हो गया कि कौन सी जो गर्म और शुष्क हवा नहीं है वो कौन सी नहीं है? बुरान नहीं है। लू भी गर्म है, चिली भी गर्म है और कराकुरान भी गर्म है। बुरान क्या है? ठंडी है। कराकुरान है वो, और ये बुरान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कौन से भाग में तीव्र हवाएं होती है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती है, ठीक है। परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती है। तो इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हवाओं की गति सबसे तेज होती है? तो जो चक्रवात की आँख होती है, क्या होती है? आँख, जिसे चक्षु बोलते हैं, वह भाग शांत भाग होता है। कैसा भाग होता है? शांत भाग होता है। वहाँ पर आकाश में तारे दिखाई देते हैं बीच में। अब ये भाई पता लगाने के लिए कौन गया था उसके बीच में और हम ही जाने। तो वहाँ पर जो होता है वातावरण वो कैसा होता है? शांत होता है, ठीक है। लेकिन जो चक्षु की दीवार होती है, पहली दीवार, आँख की जो दीवार होती है, वहाँ पर हवाओं की गति सबसे तेज होती है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन अपने पास क्या है कि चक्षु दीवार ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। चक्षु की दीवार होगी, आँख की जो दीवार होगी, वहाँ पर चक्रवात की, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की सर्वाधिक हवाएं तेज चलेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन करेंगे केवल आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रति चक्रवात किस प्रकार का क्षेत्र है? प्रति चक्रवात का बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। चक्रवात क्या लाता है अपने साथ?
हवा लाता है। क्या लाता है? हवा लाता है। वो भी कैसी? ठंडी, ठंडी हवा लाता है। बरसात लाता है, वर्षा, ठीक है, वर्षा लाता है। लेकिन चक्रवात बिल्कुल उल्टा होता है, प्रति चक्रवात उल्टा होता है। चक्रवात में दाब जो क्षेत्र होता है वो निम्न दाब क्षेत्र होता है। चक्रवात खुद क्या होता है? एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। लेकिन जो प्रति चक्रवात होता है वो उच्च दाब का क्षेत्र होता है। किस प्रकार का क्षेत्र होता है? उच्च दाब का क्षेत्र होता है। और चक्रवात में तो हवाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, लेकिन प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो 21वें में जो ऑप्शन नंबर अपना डी है, डी ऑप्शन नंबर क्या है? उच्च दाब, उच्च दाब, यही है प्रति चक्रवात, ठीक है। इसके अलावा उच्च वर्षा नहीं होती, इसमें निम्न दाब नहीं होता। टोर्नेडो, टोर्नेडो भी क्यों? निम्न दाब का क्षेत्र है। और प्रति चक्रवात क्या हो गया? उच्च दाब का क्षेत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 21वां का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हेकिस्टोथर्मल किससे प्रदर्शित करता है? कौन सा थर्मल? हेकिस्टोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल। 4 प्रकार के थर्मल हैं। मेगा थर्मल, ठीक है, ज़ेरोफाइट्स, कैंडोल ने बताए थे, ठीक है, वनस्पति क्षेत्र। इसके अलावा मेजोथर्मल, मेजोथर्मल, इसके अलावा माइक्रोथर्मल, ठीक है, और इसके अलावा हेकिस्टोथर्मल। ऑप्शन है आपके सामने, आप सोल्व करिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा है, ये शुष्क प्रदेश, ये मध्य जो ताप है ये मिनी ताप है, और ये सबसे कम तापमान है। तो अपने को पूछा क्या गया है? हेकिस्टोथर्मल। तो हेकिस्टोथर्मल देखिए उच्च ताप भी नहीं होगा, ठीक है, उच्च ताप मेगाथर्मल में होता है। नेक्स्ट है उपोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र मेसोथर्मल क्षेत्र होता है। ज़ेरोफाइट्स होता है मरुस्थलीय। और ऑप्शन नंबर 4 है हिमाच्छादित। तो हिमाच्छादित जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं हेकिस्टोथर्मल। क्या बोलते हैं? हेकिस्टोथर्मल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोपेन द्वारा बताया गया भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो ऑप्शन है आपके पास AS, CS, DF, इसके अलावा AW। इनमें से आपको पता लगाना है कि कोपेन ने कौन से अक्षर बताए जिसका मतलब क्या होता है? भूमध्य सागरीय होता है। तो AS तो नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मेगा थर्मल वाली गिनती में आता है, ठीक है। यानी कि A जहाँ पर तापमान ज़्यादा हो और आर्द्रता भी ज़्यादा हो, S का मतलब गर्मियाँ शुष्क हो। ऑप्शन नंबर बी है CS को बोलते हैं भूमध्य सागरीय। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? CS, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। डी होता है माइक्रोथर्मल में आता है, और AW होता है सवाना तुल्य। कौन सा तुल्य? सवाना तुल्य। जो पिछला पेपर करवाया था मैंने 100 प्रश्नों में, उसमें AW भी था, तो OAW बताया था मैंने, ठीक है। तो 23वें का क्या हो गया राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, CS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि ओजोन को मापने की इकाई क्या कहलाती है? ओजोन को मापा जाता है, ठीक है। जैसे ध्वनि को मापने की इकाई होती है डेसिबल, ठीक है, डेसिबल। और ताप को मापने की इकाई होती है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही जो ओजोन है, ओजोन का जो सांद्रण है, ओजोन की जो मात्रा है, उसे किस इकाई में मापा जाता है? तो उसे मापा जाता है डॉब्सन यूनिट। किस यूनिट में? डॉब्सन यूनिट। तो राइट आंसर याद रखिएगा, ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डॉब्सन यूनिट या डॉब्सन इकाई। तो ऑप्शन नंबर सी अपना 24वें का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि शहरी उष्माद्वीप, अर्बन हीट आइलैंड, शहरी उष्मा द्वीप। शहरी उष्मा द्वीप देखो होता क्या है कि गर्मियों में क्या होता है कि जो शहर होते हैं वहाँ पर कंक्रीट पत्थर से बनी हुई बिल्डिंगें होती है, तो वहाँ का तापमान क्या होता है? आसपास के क्षेत्र से ज़्यादा हो जाता है। तो तापमान क्या होगा? आसपास का क्षेत्र ठंडा होगा, लेकिन वहाँ का जो तापमान होगा वो ज़्यादा होगा, और फिर आसपास का क्षेत्र
ठंडा होगा। तो ये तापमान का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, एक डोम शेप में बन जाता है और इसे ही क्या कहा गया है, शहरी उष्मा द्वीप या अर्बन हीट आइलैंड कहा गया है। इसमें क्या है कि शहरी उष्मा द्वीप के प्रभाव को कम करने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्डिंगों पर हरे रंग या हल्के रंग, इसके अलावा हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है ताकि इसका प्रभाव कम किया जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरा रंग। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड समझ में आ गया आपको। आसपास के क्षेत्र से तापमान क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मेंटल का ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी प्लवन करती है को क्या कहा जाता है। मेंटल है, दो भाग है मेंटल के, ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसमें से ऊपरी मेंटल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिस पर क्या होती है, भूपरपट्टी तैर रही होती है, जो एक मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर बोलते हैं इसे। ठीक है, जहाँ से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है बाहर लावे के रूप में, और इस क्षेत्र को बोलते हैं एस्थनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, एस्थनोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसे, एस्थनोस्फेयर। तो 26वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्थनोस्फेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्या समतल में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। समतल नहीं, समुद्र तल। किस में परिवर्तन के लिए, समुद्र तल में। ऑप्शन है आपके पास 4, समस्थैतिक, जलवायवीय, सुस्थैतिक और पटल विरूपण। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है आइसोस्टैटिक यानी कि समस्थितिकी, और एक होती है ईयूस्टैटिक, इसे बोलते हैं सुस्थैतिक। तो जब आइसोस्टैटिक होता है वो लोकल लेवल पे होता है, तो जितने भी चेंज होंगे वो लोकल लेवल पे होंगे। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज़ धंसेगी और कोई चीज़ ऊपर उठेगी, तो वो कौन सा चेंज होगा, आइसोस्टैटिक। और ये समतल स्थापन करने का कार्य करता है, समतल। ठीक है, मतलब कहीं इम्बैलेंस हो गया ना, असंतुलन हो गया ना, तो समस्थैतिक, आइसोस्टैटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, भूसंतुलन, तो वही ये चीज़ है आइसोस्टैटिक। तो ये कौन से लेवल पर होता है, लोकल लेवल पर। लेकिन जो ईस्टैटिक होता है, सुस्थैतिक होते हैं, वो होता है ग्लोबल लेवल पर। कौन से लेवल पर होता है, ग्लोबल लेवल पर होता है, वैश्विक स्तर पर होता है, वैश्विक स्तर पर। और अपने को पूछा क्या गया है कि वैश्विक स्तर पर समुद्र तल में परिवर्तन कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो वो हो गया ईयूस्टैटिक। कौन सा हो गया, ईयूस्टैटिक, ईजी। ठीक है, यहाँ पर IL हो गया और यहाँ पर EG हो गया, इससे याद रखिएगा। तो कौन सा कारक हो गया, सुस्थैतिक या ईस्टैटिक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुस्थैतिक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, चलिए नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत, टू साइकिल थ्योरी, ठीक है, ऑफ कास्ट कैवरन। ठीक है, जो चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का 2 चक्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो दिया था डेविस महोदय ने। किसने दिया था, डेविस महोदय ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए करिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 29 करिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप लोग। ठीक है, कि विवर्तनिकी बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है। विवर्तनिकी बल के कारण, विवर्तनिकी मतलब प्लेट टेक्टोनिक, इसके कारण कौन से भूलक्षण का निर्माण होता है। तो हैंगिंग वैली आप लोगों को पता है, पहले यू आकार की घाटी बनती है, फिर बाद में बनती है हैंगिंग वैली। तो ये बनती है ग्लेशियर से। किससे बनती है, ग्लेशियर से। तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी भी मैंने क्या बताया, ग्लेशियर से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है अंध घाटी कास्ट रीजन में बनती है। कास्ट रीजन यानी कि भूमिगत जल वाले में, भूमिगत जल वाले जो भाग होते हैं वहाँ पर बनती है, चूना पत्थर वाले चट्टानों में। नेक्स्ट जो है रिफ्ट घाटी,
रिफ्ट घाटी का जो निर्माण होता है वो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण होता है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी असंबद्धता, कौन सी क्या, कोनार्ड, कौन सी असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता निम्न में से किसके बीच पाई जाती है। तो पहले मैं समझाता हूँ, देखिए आप लोग। ठीक है, ये चीज़ें हैं। पृथ्वी को कितनी परतों में बांटा गया है? 3 परतों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्रस्ट, भूपर्पटी, यहाँ पर है मेंटल, ठीक है, और यहाँ पर है कोर। ठीक है, क्रस्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ऊपरी और निचली। इसके अलावा मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसके अलावा कोर को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता होगी वो होगी कोनार्ड। कौन सी असंबद्धता होगी? कोनार्ड। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो होगी वो होगी मोहो। ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में जो होगी वो होगी रेपिटी। ठीक है, और निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में जो होगी वो होगी गुटेनबर्ग। कौन सी होगी? गुटेनबर्ग। और बाह्य कोर जो आंतरिक कोर के बीच में जो होगी वो होगी लेहमन। कौन सी होगी? लेहमन असंबद्धता। ये आपके पास असंबद्धताएं हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। CMRGL, ये आप लोग याद रखिएगा, CMRGL, कोमोरेगुले। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देखिए कि किस किस के मध्य पाई जाती है, बाहरी व भीतरी कोर। बाहरी व भीतरी कोर के बीच में कौन सी है? लेहमन। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सियाल व सीमा, ये बाद में देखेंगे। सीमा व निफे। ठीक है, सियाल कौन सा भाग होता है? क्रस्ट वाला भाग होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम के कारण। ठीक है, सीमा कौन सा वाला भाग होता है? मेंटल वाला भाग होता है, सीमा, यहाँ पे रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सीमा और निफे होता है कोर वाला भाग। सीमा और निफे के बीच, तो सीमा और निफे के बीच होती है गुटेनबर्ग। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल। ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल के बीच में कौन सी हो गई? रेपिटी होगी। बचा कौन सा ऑप्शन? सियाल व सीमा। तो सियाल इसे कहा गया और सीमा इसे कहा गया। जो निचला क्रस्ट होता है उसको भी इसमें शामिल कर गया। तो ये कौन सा हो गया? सियाल और सीमा के बीच में कोनार्ड असंबद्धता। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट, जो आपकी किताब में दे रखा है वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सीमा और सियाल के बीच में, सियाल और सीमा के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग से चर्म कैंसर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें से कौन सा भाग होता है जिससे चर्म कैंसर होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन क्या करती है कि पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, क्योंकि इन पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? चर्म रोग या चर्म कैंसर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग से चर्म रोग होता है, चर्म कैंसर होता है? वो होता है पराबैंगनी। तो 31वें का जो राइट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए हैं मैंने, आप लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो दूसरी बार सब्सक्राइब करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो पहले सब्सक्राइब कर लिया हो तो दोबारा सब्सक्राइब मत करना प्लीज़, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1 ग्राम जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक, 1 ग्राम जल है भाई, 1 ग्राम जल, इसका तापमान अपने को क्या करना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो
हमें ऊष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, तो जितने ग्राम 1 ग्राम जल को हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है, तो हमें जितने डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है उतने डिग्री हमें कैलोरी चाहिएगी केवल 1 ग्राम के लिए। ठीक है, तो 10 कैलोरी हमें क्या चाहिएगी, इसे गर्म करने के लिए चाहिएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी। आपको सही बताने के लिए मुझे देखना पड़ता है कि ऑप्शन नंबर 32वें का ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, 33वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस तट में संकीर्ण महाद्वीपीय शेल है। आपके पास 4 तट दिए गए हैं, चीन, इसके अलावा कनाडा, इसके अलावा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके अलावा है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इसका पश्चिमी तट, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। इनमें से पूछा गया है कि संकीर्ण मतलब सकड़ा, ठीक है, एक तो होता है चौड़ा और एक होता है छकड़ा। और क्या दिया गया है, महाद्वीपीय शेल्फ। 4 भाग होते हैं महाद्वीप से महासागर की तरफ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड कॉन्टिनेंटल एबेसल प्लेन। क्या होता है, एबेसल प्लेन। इसके अलावा एक और होता है ओशन डीप, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पूछा गया, महाद्वीपीय शेल्फ। सबसे ज़्यादा संकीर्ण कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर क्या पाई जाती है, एंडीज पर्वतमाला है। और जिन किनारों पर पर्वतमालाएं होती है वहाँ के महाद्वीपीय शेल्फ क्या होते हैं, सकड़े होते हैं, सकड़े या संकीर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 33वां का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक वायु प्रदूषण की यानी कि उदाहरण नहीं है, यानी कि 3 तो आपको दे रखे हैं प्राकृतिक वाले और 1 दे रखा है आपको मानवीकृत। तो प्राकृतिक आपको देखना है, मानवीकृत को छोड़ देना है, तो वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो अपने को पूछा गया है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, नहीं का चश्मा आप लोग लगा के रखना। तो ज्वालामुखी जो राख निकलती है वो प्राकृतिक है। इसके अलावा जो पौधों द्वारा निर्मित जो बीजाणु हैं वो भी प्राकृतिक है। नेक्स्ट है पवन द्वारा उड़ाई गई हवा, वो भी प्राकृतिक है। लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट ये कौन करता है भाई, तो न्यूक्लियर टेस्ट अपन करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हवा चल रही है न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, ठीक है, बाढ़ आ रही है तो न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है ना। न्यूक्लियर टेस्ट कौन करेगा, मानव करेगा। तो ये प्राकृतिक नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच, कौन सी अप्रोच, नोमोथेटिक। एक तो होती है नोमोथेटिक अप्रोच, एक होता है ईडियोग्राफी अप्रोच। ईडियोग्राफी बोलते हैं शायद, देखना पड़ेगा, हाँ शायद ईडियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, जिसे आगमनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगमनात्मक होता है एक तो, और एक नोमोथेटिक होता है। इस नोमोथेटिक में क्या किया जाता है कि किसी भी चीज़ को प्रूव किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रूव मतलब उसका सबूत होना चाहिए। और इन सबूतों के निर्माण के लिए क्या बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। तो नोमोथेटिक अप्रोच में किसका निर्माण होता है, विधि निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विधि निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, नोमोथेटिक अप्रोच। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। कानून निर्माण या विधि निर्माण कह सकते हैं आप लोग इसे, नोमोथेटिक अप्रोच को। तो नोमोथेटिक अप्रोच से हमेशा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन ही है, बनिए रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, ठीक है। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, केवल आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा और उसका आंसर बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, शास्त्रीय खगोल विज्ञान कॉस्मोलॉजी, शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्माजेस्ट, कौन सी, अल्मागेस्ट या अल्माजेस्ट, ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो आपको रट लेना है इसे। अल्माजेस्ट दिया था टॉलमी ने, किसने दिया था, टॉलमी ने। तो ऑप्शन नंबर 36 का अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
टोलमी कौन से ऑप्शन में है? सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र या मेंटल मैप किसने दिया था? तो 3 वैज्ञानिक थे, गोल्ड, वाइट और लिंच। कौन थे? लिंच। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए में क्या है? गोल्ड और वाइट। तो अपने को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर देना है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आप लोग। कि वर्ष 2011 में निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा था? 4 आपको दिए गए हैं यूनियन टेरिटरीज। इनमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा संघ राज्य जो सर्वाधिक क्या था? शहरीकृत, अर्बनाइज्ड था। कौन सा सबसे ज़्यादा? तो कौन सी थी? दिल्ली NCR, ये सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड एरिया था 2011 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की शहरी आबादी 40% से अधिक अंकित की गई? 40% से अधिक अंकित की गई। तो इनमें है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। इन राज्यों की जो जनसंख्या थी वो क्या थी? शहरी जनसंख्या, वो 40% से अधिक अंकित की गई थी। यानी कि राज्य की जितनी भी जनसंख्या है, टोटल 100% जनसंख्या में थे 40% से भी ज़्यादा लोग, ठीक है, मान लो 100 लोग रह रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, तो इस महाराष्ट्र में 40 से ज़्यादा लोग भी क्या थे? अर्बन एरिया में रहते हैं, मतलब शहरों में 40% से ज़्यादा लोग रहते थे। कौन से? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। तो 39 का जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जनांकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि नहीं पूछा यहाँ पर, प्राकृतिक वृद्धि नहीं पूछा। प्राकृतिक वृद्धि पूछता तो क्या बताते हम कि जन्म माइनस मृत्यु, और वही क्या हो गई? प्राकृतिक वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? वृद्धि दर पूछा है। तो अपने को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वृद्धि प्लस इसमें प्रवास और शामिल किया जाता है। प्रवास या तो कोई बाहर की तरफ जाता है या कोई बाहर से अंदर की तरफ आता है। बाहर की तरफ जाता है तो उसे निकाल देते हैं जनसंख्या के अंदर से, अंदर कोई आता है तो उसे शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक वृद्धि प्लस प्रवास, इसी को क्या बोलेंगे? जनांकीय के दृष्टिकोण में वृद्धि दर बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे? वृद्धि दर बोलेंगे। तो 40वां का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर प्राकृतिक परिवर्तन और कुल प्रवास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यार? ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है 40वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्रियाकलाप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में वो चीज़ें आती हैं जो पूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, वो क्रिया होती है प्राकृतिक या प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रियाओं में कौन सा है? कोयला खनन। यस, कोयला खनन क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना राइट आंसर हो गया। 41वां का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। शिक्षण कौन से में आता है? तृतीय में आता है, ठीक है, टर्शियरी में आता है। और इसके अलावा हस्तशिल्प सेकंड में आता है। किस में आता है? सेकंड में, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा है कार निर्माण जो आता है वो भी सेकंड में आता है। किस में आता है? सेकंड में। पार्ट प्राप्त किए इसके, ठीक है, और उनको क्या कर दिया? मैन्युफैक्चर कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से क्या प्राप्त होता है? कोयला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया 41वां का, प्राथमिक क्रियाकलाप में।
क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, 9 क्वेश्चन और है केवल, बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, कमेंट करना ना भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ग्रामीण घर किसका सूचक है? ग्रामीण विलेज, विलेज हाउस या विलेज होम किसका सूचक है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग शहरों से किस ओर जा रहे हैं? ग्रामीण की ओर। किसके लिए? शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, क्लीन एयर या एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। तो क्लीन एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा? क्लीन एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा? विलेज में मिलेगा। और विलेज किसका उदाहरण है? एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का। किसका उदाहरण है? पर्यावरण का। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है। 42वें का क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, ठीक है, वरना व्यूज़ बढ़ाने के लिए, टाइम जो आवर्स बढ़ाने के लिए मैं इसको ज़्यादा लंबा भी कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है क्योंकि मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स की जो दिक्कतें हैं, वो टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है। 43वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य समूह में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की आबादी का कुल आबादी से सर्वाधिक अनुपात सर्वाधिक है? किसी राज्य में 100 लोग हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति अपने को कौन सी राज्यों के वाली समूह में है? यानी कि जहाँ कहीं पर 98 मिलती है, कहीं पर 94 मिलती है, कहीं पर 93 मिलती है। तो सर्वाधिक अनुपात वाले अपने को राज्य ढूंढने हैं। तो इन राज्यों के जो समूह है उनमें आएगा, सबसे पहला तो आएगा लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप, 98% के आसपास टोटल आबादी का, ठीक है। इसके अलावा है मिजोरम, मिजोरम 94-95 के आसपास है, ठीक है, कुल आबादी का। इसके अलावा है नागालैंड, ठीक है। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति है उनका परसेंटेज, उनकी आबादी क्या मिलेगी? उस राज्य की जनसंख्या की तुलना में ज़्यादा मिलेगी। तो 43वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 43वें का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 44वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स ये शब्द किसने दिया, ये पद किसने दिया? तो ये दिया था जेलेन महोदय ने। किसने दिया था? जेलेन महोदय। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर बी। 45वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों ये 1 लाइनर क्वेश्चन आप लोगों को याद करने ही करने हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नए शहर बसाने के लिए और क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया? नए शहर बसाने के लिए, क्षेत्रीय योजनाएं बनाने के लिए पहली बार जो बल दिया गया था वो दिया गया था छठवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना कौन से ऑप्शन में है? 45वें का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मैं भी देखता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय तटरेखा की लगभग लंबाई है? 1000 में बतानी है भाई, 1000 किलोमीटर के अंदर बतानी है। तो कितनी किलोमीटर की लंबाई के लगभग है? वो होती है 7000 किलोमीटर के आसपास, 7000 किलोमीटर के आसपास। तो 46वें का राइट आंसर क्या होगा? अपने को ऑप्शन नंबर सी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है? मेन इंडस्ट्रियल हब कौन सा नहीं है भाई इन 4 ऑप्शनों में से? तो कोयम्बटूर सही है भाई, है। कोलकाता में इंडस्ट्रियल है, मुंबई में भी इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा मदुरई क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है, तो ये इंडस्ट्री हब की गिनती में नहीं आता है। तो 47 में जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई थी? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वो देखी गई थी भाई अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल
प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर अपना राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए। 2 क्वेश्चन और है फ्रेंड्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ऑब्वियस सी बात है, नर्मदा नदी, नर्मदा, ताप्ती नदी। ये नदियाँ क्या करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये डेल्टा का किस रूप का निर्माण करती है? ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी, यानी कि ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डायरेक्ट कहाँ पर गिर जाती है? समुद्र में गिर जाती है। तो 49वें का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा सी, नर्मदा नदी। ठीक है, 50वां लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा मैं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिणी मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? तो विंध्यन जो क्षेत्र है वो भी उच्च भूमि का हिस्सा है। इसके अलावा महाराष्ट्र, वो तो पूरा ही उच्च भूमि का क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा है छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार में उच्च भूमि के क्षेत्रों में छोटा नागपुर पठार को तो भाई पहले गिना जाता है। तो बचा कौन सा भाई? अपना वाला मालवा क्षेत्र। ठीक है, MP UP वाला। तो ये क्या होता है? जो उच्च भूमि है मध्य की, मध्य उच्च भूमि, उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की 50 क्वेश्चंस की क्लास। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया जाए ताकि आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समय ना ख़राब करते हुए, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।